Good evening, friends. Good evening, friends. My name is C.A. Gauragupta. I am your faculty for today. Today we will study the first chapter of audit. The first question is, what is the audit? Audit is an independent examination. The key word is here independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form. When such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. Friends, आप लोगों ने सीए का कोर्स ज्वाइन किया, तो ये सीए का कोर्स ज्वाइन करने के बाद जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो क्या ऐसा एक्स्ट्रा है जो आपको मिलेगा? आपको इस कोर्स करने के बाद एक पावर मिलेगी। पावर वो क्या होगी? पावर टू साइन। पावर टू साइन को हम कह सकते हैं कि हम एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो जब आपको ऐसी पावर मिलती है तो आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सीए बने, आपके पेरेंट्स काफ़ी खुश हुए। उसके बाद आपके पेरेंट्स ने सोचा कि अब तो बेटा घर का ही सीए बन गया, क्यों ना टैक्स ऑडिट उससे करा लीजिए। अब आपने टैक्स ऑडिट किया उनका, काफ़ी सारी टैक्सेस में प्रॉब्लम थी, तो आपने बोल दिया कि भाई पापा ये देखिए ये तो टैक्स ज़्यादा बन रहा है। तो पापा ने कहा कि इस दिन के लिए तुम्हें सीए कराइए, तो ऐसे ओपिनियन देगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो पाओगे अपने एग्जामिनेशन में। तो इसलिए हमें इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सर ये देखो, आपको सबसे पहले ना कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि भाई ये ओपिनियन क्यों फ्रेम करनी है। सर ओपिनियन फ्रेम करने से क्या हो जाएगा ऐसा? जी, ओपिनियन फ्रेम करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखते हो कि हम फाइनेंस के वर्ल्ड में रहते हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। अब कोई बैंक है, वो किसी कंपनी को लोन देती है, तो अगर वो लोन देता है तो वो किसके बेस पे देता है? वो देता है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख कर, और वो उसके अंदर जाके डीप में नहीं देखता कि क्या एग्जैक्टली वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो उसके लिए आपको ये पावर दी गई है, वो आप पे रिलाई करेगा, आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिलाई करेगा। तो ये पावर है। इसके बाद इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है अपना, तो कंपनी के फाइनेंशियल के बेसिस पे करता है। तो इस तरीके के ट्रांजैक्शंस के लिए जब कंपनी के साथ हो रहा है, कोई लोन देता है, कोई कुछ भी करता है कंपनी के साथ, या कोई भी बिजनेस के साथ कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे जाते हैं और उसका एक ट्रू एंड फेयर व्यू ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके ऊपर ओपिनियन आप लोग देते हैं। तो अभी हमने एक वर्ड समझ लिया कि भाई हम ऑडिट करते हैं एक अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अब आपको समझ में आया कि इंडिपेंडेंट क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली काम करोगे, आपके ऊपर कोई थ्रेट नहीं हो। जो आप आगे जाके पढ़ोगे कि कितने टाइप के थ्रेट्स होते हैं, तो ऐसा कोई थ्रेट नहीं हो। थ्रेट अलग अलग तरीके से होता है, जैसे मैंने अभी बताया, वो आपका थ्रेट हो गया एक टाइप का, लेकिन इसके अलावा भी थ्रेट हो सकता है कि आपने ही किसी जैसे अकाउंट्स बनाए, उसी को आप ऑडिट कर रहे हो, तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो जाता है। तो ऐसे काफ़ी सारे हैं कि काम आपका चला जाएगा, आप इसलिए आप उसमें अपना एग्जामिनेशन इंडिपेंडेंटली नहीं कर पा रहे, इंडिपेंडेंटली ओपिनियन नहीं दे पा रहे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आप आगे आगे पढ़ोगे, अलग अलग थ्रेट्स में पढ़ोगे। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि ऐसा कोई थ्रेट हमारे ऊपर ना हो जो हमारे इंडिपेंडेंस को हर्ट करे। सर अब हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि सर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना है, हमें ओपिनियन देनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर, क्योंकि वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लोग इन्वेस्ट करते हैं ट्रू होनी चाहिए, ताकि कि जनरल लोग सही तरीके से काम कर पाए। लाइक कि हम एज ए चौकीदार
लाइक कि हम एक लोगों के लिए काम कर रहे हैं कि लोगों का पैसा डूबे नहीं। यही इसलिए तो हमारा बना ये सप्तेषु जागृति। इसका मतलब ही ये है कि जब लोग सो गए हैं, लोग सो रहे हैं और आप जाग रहे हो, कि लोग उसको ज़्यादा डिटेल में जाके चेक नहीं कर रहे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को अंदर जा करके कि इसमें क्या हुआ। आपके ऊपर भरोसा करके लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। अब आ गया सर ये प्रॉफिट वाला, समझ में आता है कि प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी का ऑडिट करना है सर, नॉन प्रॉफिट का क्या करना है, वहाँ तो प्रॉफिट कमाना ही नहीं है किसी को, तो इसका ऑडिट करना है सर क्या ज़रूरी है। इसका तो और ज़्यादा ज़रूरी है ऑडिट करना। क्यों? क्योंकि अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो मैं बता दूं वहाँ पे जैसे बैंक ने लोन दिया तो बैंक उसकी मॉनिटरिंग करता रहेगा अपने लोन अकाउंट की, ब्रांच मैनेजर विजिट करेगा वहाँ पे लोन में, इसके अलावा स्टॉक ऑडिट करवाएगा। कुछ अगर बड़े लोन्स होते हैं तो एक मॉनिटरिंग एजेंसी उसके पीछे लगा देता है कि भाई इसको मॉनिटर करो। इन्वेस्टर भी कई देखते रहते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, चीज़ें करते हैं। लेकिन जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो वहाँ हम जैसे किसी को डोनेशन करके भूल जाते हैं, हमने पैसा दिया और हम भूल गए डोनेशन दे करके, लेकिन वो जिस ऑब्जेक्ट के लिए दिया गया है उस ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो भी रहा है या नहीं हो रहा, तो इसका तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि उसके ऊपर तो कोई हम मॉनिटर ही नहीं करते हैं, दान दे के तो कहते हैं भूल जाओ जी, हमने दान दिया और भूल गए। तो इसलिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये 3-4 कीवर्ड थे, अगर आपको याद हो जाएंगे तो आपको ऑडिट की डेफिनेशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का है, और उसी के ऊपर हमें ओपिनियन देनी है। और ये किसी का भी होगा, किसी भी साइज का होगा, यानी कि कोई बड़ी कंपनी है उसका भी होगा, छोटी कंपनी भी होगा उसका भी होगा। हो सकता है छोटी कंपनी पे कई एग्जाम्पशन है कि नहीं भी हो, क्योंकि जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि ये नहीं इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और उसका ऑडिट की कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, तो इसलिए उनको एग्जाम भी कर दिया जाता है कि भाई इतना सिग्निफिकेंट रेवेन्यू का लॉस नहीं होगा, जो टैक्सेस हैं गवर्नमेंट को मिल जाएंगे, या फिर कोई इतना बड़ा काम उन्होंने नहीं कर रखा। और एनी लीगल फॉर्म, चाहे प्रोप्राइटरशिप फंक्शन हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कोई भी हो, उसका ऑडिट होना है। कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, अलग अलग डिफरेंट में आगे पढ़ेंगे कि भाई कैसे कैसे ऑडिट होना है, और एक व्यू करने के लिए होता है, व्यू एक्सप्रेस करने के लिए होता है। ठीक है सर, ये बातें हमें क्लियर हो गई। तो अभी हम आगे और कुछ थोड़ा सा देखते हैं। एक मिनट, स्क्रीन को मैं थोड़ा ठीक करता हूँ। तो ये जो अभी मैंने डेफिनेशन ऑफ ऑडिट आपको बताई, तो ये मैंने थोड़ा सा नोट्स टाइप में लिख दिया यहाँ पे कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। ठीक है, इसके अंदर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन एक बढ़िया वर्ड है। एक्सप्रेस करनी है हमें ओपिनियन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर, चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नहीं हो, एनी साइज, लीगल फॉर्म, सबका ऑडिट होगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं कि ऑडिटर ओपिनियन इज रिलाइड अपॉन बाय ऑल स्टेक होल्डर फॉर बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड बाय गवर्नमेंट फॉर टैक्स कलेक्शन एंड कंप्लायंस। एंड ऑडिटर सिग्नेचर इज मोर वैल्यूएबल देन ए सेलिब्रिटी। यही है कि एक सेलिब्रिटी से ज़्यादा हमारे सिग्नेचर वैल्यू करते हैं, एज इट सिग्निफाइज ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल इंटीग्रिटी। ठीक है, अब देखिए जी, आपको एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताते हैं कि अमिताभ बच्चन द महानायक, उन्होंने सोचा कि भाई मुझसे तो सब ऑटोग्राफ मांगते हैं, तो क्यों ना मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खुद साइन कर लेता हूँ, भाई मुझसे बड़ा कौन। ठीक है, तो उन्होंने साइन किया, बैंक में गए लोन अप्लाई करने के लिए, लोन रिजेक्ट हो गया। बोले कि CSA जी यूडीन इशू करवा के लाओ और इस पर साइन करवा के लाओ। तो उस मैटर के अंदर हमारे साइन अमिताभ बच्चन के साइन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, मोदी जी साइन कर देंगे, ठीक है, मोदी जी के पास सैंक्शनिंग पावर है, काफ़ी सारी चीज़ें पावर है, लेकिन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आएगी तो कोई खर्चा हुआ है, किसी मिनिस्टर का कोई खर्चा हुआ है, तो भी वो CA के पास जाएगा कि भाई उसको सर्टिफाई करेगा, वहाँ पे उसके साइनिंग से भी नहीं चलेगी, IRS ऑफिसर के साइनिंग से भी नहीं चलेगी। कई जगह हम ऑडिट करते हैं, NPRC या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हम ऑडिट करते हैं, वहाँ IRS ऑफिसर के सिग्नेचर से वो नहीं CAG में जाती, हमारे ऑडिटर के साइन होकर के जाती है कि भाई वो CAG कहते हैं कि भाई ऑडिटर से साइन करवा के लेके आओ, एक CA से साइन करवा के लेके आओ। हम नहीं मानते कि आप IRS ऑफिसर हो गए, आप हो गए अपने यहाँ के, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट ही मेरे फाइनेंशियल को साइन करेगा, हम उसी पे ही रिलाई करेंगे। तो इसका मतलब हमारे साइन किसी भी सेलिब्रिटी, किसी भी मिनिस्टर,
फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में स्मॉल साइन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। समझ में आ गई बच्चा? आगे चलें तो अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। ये देखिए, मैंने बताया अमिताभ बच्चन ने साइन किए और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन है। किसके रिलाई करेगा? अमिताभ बच्चन के साइन है किसी फाइनेंशियल पे, बैंक रिलाई करेगा? द आंसर इज नो। किसके साइन पे रिलाई करेगा? सीए के साइन पे रिलाई करेगा। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर साइन करेगा, अपना मेंबरशिप नंबर लिखेगा, यूडीएन लिखेगा, बैंक रिलाई करेगा, भाग भाग के लोन देगा। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। बच्चों, ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया, बड़ा इजी है, इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हो, लेकिन अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, यही वजह है, यहाँ आई नहीं लिखा, सॉरी, ठीक है, यही वजह है कि आपको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं। यही है वो कि सर अब ऑडिट की बात कर रहे हो, जब सीए को पावर ही ऑडिट की मिलती है तो ऑडिट पढ़ाओ 4-5 साल लगातार और फिर हमें सीए की डिग्री दे दो। सर क्यों हमें इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डाटा प्रोसेसिंग, क्यों सर क्यों? तो इसका रीज़न है ये इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिटिंग। जब आप ऑडिट करने जाओगे तो खाली ऑडिट आने से काम नहीं चलेगा। सर कैसे? आपको अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए बच्चा, अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए, तभी जाके आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन देख पाओगे कि उन्होंने एप्लीकेशन सही की है या नहीं की, एंट्री चेक कर पाओगे। समझ गए बच्चा? सर लो की क्यों होनी चाहिए? अकाउंट्स तो समझ में आ गया, ऑडिट एंड अकाउंट्स हाँ समझ में आया, लेकिन सर लो क्यों? जैसे कॉन्ट्रैक्ट लो है, अब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रही है कोई कंपनी, तो खाली इनवॉइस के बेस पे नहीं होता बच्चा, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को स्टडी करना होता है, AS9 की एप्लीकेशन देखनी पड़ेगी आपको कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट नो की नॉलेज नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। सर इकोनॉमिक्स कैसे? ये आपको पता होना चाहिए। कोविड लाइक सिचुएशन आई, कंपनी का गोइंग कंसर्न हिट हो सकता है। आपको जब ये सब चीज़ों से अवेयर होगे तभी तो आप समझोगे चीज़ों को। सर ये समझ में आ गया, इकोनॉमिक्स भी समझ में आ गई, सब समझ में आ गया। सर बिहेवियरल साइंस कैसे? भाई आपको जाना है, आपको पर्सन से डील करना है वहाँ पे, आप वहाँ की डिटेल मांगने जाओगे तो आपको ये सारी टैक्टिक्स भी आनी चाहिए कि आपको कैसे डिटेल मांगना है, कैसे आपको उनको उससे डिटेल भी निकलवानी है और आपको उनकी चेकिंग भी करनी है। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाएगी। स्टैटिस्टिक्स सैम्पलिंग करनी है हमें। हम आपको पता है कि ऑडिट के अंदर भी हम आगे पढ़ने भी वाले हैं कि ऑडिट के अंदर हम पूरा चेक करते हैं, कंप्लीट चेक करते हैं। हम ऐसे नहीं है कि कंप्लीट चेक नहीं करते, हम सैम्पलिंग बेसिस पे चेक करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स से आप सैम्पलिंग की टेक्निक नहीं आएगी तो आप कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। डेटा प्रोसेसिंग के बारे में कि डेटा कैसे प्रोसेस हो रहा है कंपनी के अंदर, डेटा के बीच में ही कोई गड़बड़ी कर दी गई है तो कैसे आपको पता लगेगा डेटा प्रोसेस। आपको IT सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। कंपनी का IT सिस्टम भी फेल हो रहा है बीच में तो आपको पता होना चाहिए कि भाई IT सिस्टम में कोई सेल बुक हो रही है कहीं 1000 रुपये की और वो जा रही है कहीं 2000 रुपये की, तो उसका सारा आपको IT सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो इसलिए ऑडिटर को सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये वजह है कि आपको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ा के आपको परफेक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया जाता है CA इंस्टीट्यूट द्वारा। तो अब हम आगे चलते हैं इसके अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। अब यहाँ पे आता है पूरा गेम कि सर ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का। तो मैंने ऑब्जेक्टिव, एक तो अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में सुनना है तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट है कि भाई हमें लोग हमारे ऊपर रिलाई करते हैं तो हमें ओपिनियन देनी है। लेकिन ये ओपिनियन देने के लिए हम कैसे अपने आप को, देखो ऑब्जेक्टिव अगर सीधी बात करोगे तो ओपिनियन है, ओपिनियन देनी है आपको, फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर व्यू रखते हैं या नहीं रखते। लेकिन उस ऑब्जेक्टिव का आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि आपको क्या आउटपुट मिलेगा, इसके बेसिस पे ही आप ओपिनियन फॉर्म करोगे। तो आपको एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई एरर नहीं है। ड्यू टू कोई फ्रॉड और एरर तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट मिसस्टेटेड, so you can give your opinion and the financial statement is complete in all applicable financial reporting framework, and after that you have to report it.
तो टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statement are prepared in on material respect in accordance with an applicable FRF, and to report the financial statement and communicate as required by the SA in the accordance with the auditor's finding. यही समझ में आया? अब समझा सर। देखिए, दो टाइप की एश्योरेंस होती है, एक होती है एब्सोल्यूट और एक होती है रीजनेबल। एब्सोल्यूट होते हैं कि ऐसा होगा ही होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने लिख दिया तो है ही है, बात खत्म, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, मैंने ये एश्योरेंस ले ली है, एब्सोल्यूट है। लेकिन हम नहीं दे सकते एब्सोल्यूट एश्योरेंस, हम रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं। सर रीजनेबल क्यों दे सकते हो, एब्सोल्यूट क्यों नहीं दे सकते? देखो बच्चों, जो हम ऑडिट कर रहे हैं वो सैंपल बेसिस पे कर रहे हैं। सबसे पहला तो मैं 100% चेक नहीं कर सकता किसी कंपनी को, ठीक है। मैं हर टाइम अवेलेबल भी नहीं हूँ कंपनी के ऊपर, मैं साल के एंड में जाता हूँ, या जो ऐसे में कहा है कि मुझे 31 मार्च को स्टॉक वेरीफाई करने के वक्त प्रेजेंट होना है तो उस वक्त प्रेजेंट होता हूँ। मैं पूरे साल कंपनी में नहीं बैठा रहूँगा, क्योंकि मेरे पास मुझे और भी कंपनी चेक करनी है, मैं 20 कंपनी चेक करनी है। अगर सारा एक ही CA की कंपनी में बैठा रहेगा तो इतने तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही नहीं है इंडिया के अंदर, और ना कॉस्ट एफिशिएंट रहेगा कंपनी के लिए, समझ रहे हो? उनका काम रुकेगा, क्योंकि ऑडिटर के वक्त काम रुकता है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ही बनाई गई कि आप आओ साल के एंड में और सैम्पलिंग बेसिस के ऊपर चेक करो, साल के बीच बीच में भी आओ। आज तो पीरियोडिक ऑडिट भी होता है स्टेट में, लेकिन आप उसमें सैम्पल बेसिस के ऊपर चेक करो, 100% चेक नहीं होगा, ठीक है। तो सैम्पल बेसिस पर अगर मैं कोई चीज़ चेक कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, मैं 10 बच्चों को या अपने सैंपल में ले रहा हूँ, ठीक है, 10 बच्चों को सैंपल में ले रहा हूँ और उनके बेस पे मैं कह रहा हूँ कि क्लास अच्छी है, 10 के 10 में सब अच्छे हैं तो मैं कह रहा हूँ क्लास अच्छी है। ये जरूरी नहीं है ना, रीजनेबल इंश्योरेंस है, एब्सोल्यूट नहीं है कि क्लास अच्छी है। अगर मैं 100 के 100 बच्चे चेक कर लूँगा तो मैं कह सकता हूँ यहाँ क्लास अच्छी है, ठीक है। मैं प्रोफेशनल जजमेंट लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 का सैंपल कैसे डिसाइड किया? मैंने रैप किया, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किया, उसका इंटरनल कंट्रोल देखा क्लास का, मैंने देखा टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे हैं, टीचर ने डेकोरम मेंटेन कर रखा है, तो मैंने कम का सैंपल लिया, ठीक है। ये मेरा जजमेंट था। हो सकता है मेरा जजमेंट रॉन्ग हो, मुझे सैंपल ज़्यादा का लेना था, तो इसलिए मैं रीजनेबल इंश्योरेंस देता हूँ, ठीक है। जो एविडेंस आए मेरे पास वो कंक्लूसिव नहीं है कि 10 बच्चों को चेक करके मैं कंक्लूजन पे नहीं पहुंच गया कि भाई अच्छे के अच्छे हैं, दे आर परसुएसिव, ठीक है। तो ये मैं समझ में आ गया। और लिमिटेशन तो हमारे ऑडिट के अंदर रहती ही रहती है, ऑडिट में इनहेरिट लिमिटेशन है ही है कि अगर मैनेजमेंट ही फ्रॉड करने पे आ जाए और वो मुझे डॉक्यूमेंट ही ऐसे दे, देखो काफ़ी कुछ हमारे एसेज ने कवर कर लिया, हम आगे आगे पढ़ेंगे कि भाई जो स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग है उन्होंने काफ़ी सारे प्रोसीजर ऐसे बना दिए हैं कि जैसे पहले बैंक सत्यम के केस में क्या हुआ था कि बैंक की स्टेटमेंट ही ऑडिटर को जो दी गई थी वो गलत थी, ठीक है। तो अब बैंक से एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का आ गया कि आपको भी एक कन्फर्मेशन लेनी है कि बैंक की जो स्टेटमेंट्स हैं, जो FDs हैं, वो आपको पकड़ के चलनी है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें वक्त के साथ चेंज हुई है, लेकिन फिर भी देयर इज़ लिमिटेशन कि मैं फ्रॉड को नहीं पकड़ पाऊँ, क्योंकि मैं ऑडिट के अंदर एक प्रोसीजर से चलता हूँ। वो प्रोसीजर अगर पूरा हो गया और मेरे स्टेटमेंट ने मुझे कह दिया कि सब ठीक है, तो आई हैव टू रिपोर्ट एवरीथिंग इज ओके एंड द फाइनेंशियल इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। क्लियर है? तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम पढ़ेंगे और काफ़ी आपको मज़े के साथ इन सब चीज़ों को आपको समझ में आएगा। ऑडिट को, क्योंकि बच्चों ऑडिट जो है वो सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप इसको सब्जेक्ट लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये पावर हमें मिलनी है ऑडिट के अंदर। तो अगर आप इसको अपनी करियर की तरह लेके चलोगे कि हमें ये सीखना है अच्छे से, तो जो आपको पावर मिली है उसके बारे में आप जानोगे और बड़े अच्छे से इसको समझोगे और आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। आप इसको सब्जेक्ट के लेके नहीं पढ़ना, आप इसको समझ के पढ़ो हर चीज़ को, तो आपको होगा। थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे।